So let us start with the new topic, which is isomerism. And before actually going into the definition of isomers, we can see what degree of unsaturation, which is also called as hydrogen deficiency index or double bond equivalent. ठीक है, और ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा था, which is C3H8, that is प्रोपेन. तो प्रोपेन में से भी आप सीन कि अगर हम दो हाइड्रोजन निकालें तो वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच इज C3H6, राइट. तो C3H6 के जो वेरियस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे वो हमने देखा, व्हिच इज योर प्रोप 1ene एंड वी कैन इवन सी साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, तो मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर एक रिंग प्रेजेंट है, राइट. सो डेफिशिएंसी जो दो हाइड्रोजन एटम्स की होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रिजल्ट्स इनटू वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड व्हिच मींस दैट कि जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, उसमें या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग. यहां से C3H8 से अगर हम दो हाइड्रोजन निकालने के बाद एक बार और दो हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करें, सो वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4. एंड C3H4 के जो वेरियस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो आप क्या देख रहे हो कि C3H4 में जो वेरियस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है उसमें से एक तो है कि वी आर हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स, एंड 2 पाई बॉन्ड्स कैन बी प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, या तो दो, इट कैन बी आइदर 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, है ना. सो दिस इज लाइक 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2. अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डी यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं. दैट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड्स, राइट. और इट कैन इवन बी व्हाट, यहाँ पे एक और चीज क्या पॉसिबल है, दैट द मॉलिक्यूल कैन हैव, इट कैन इवन हैव योर 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड. देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी जिसमें DU2 में एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 रिंग्स हो सकते हैं. ऑल्दो 2 रिंग्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स दैट वी नीड टू हैव, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स आर 3. तो वो केस हम आगे के किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखेंगे, ठीक है. बट DU2 मींस इट कैन इवन हैव 2 रिंग्स, ठीक. सो नाउ द कंक्लूजन दैट वी गेट फ्रॉम हियर इज कि deficiency of 2 hydrogen atoms or 1 more hydrogen is equal to 1 DU, and similarly deficiency of 4 hydrogen atoms or 2 more hydrogen is equal to DU2. तो अगर 6 हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी हो गई तो इसका मतलब वहां पे DU कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट. एंड वी कैन इवन से दैट, एक और चीज हमने कंक्लूजन यहाँ से क्या डिराइव किया, दैट अगर DU की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो सकता है, देयर कैन बी 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, ठीक है. इफ DU वैल्यू इज 2, अगर DU की वैल्यू कितनी है, 2 है ना. इफ DU इज इक्वल टू 1, मतलब DU की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल कैन हैव आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, ठीक है. अगर DU की वैल्यू 2 हो गई, DU की वैल्यू 2 हो गई, सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, या तो उसमें हो सकता है आपका 1 ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन आइदर हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड, or it can have 2 double bonds, or it can have 1 double bond plus 1 ring, or it can have 2 rings, ठीक है. उसमें 2 रिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है. So whenever the value of degree of unsaturation is 2, so these many possibilities the molecule can have, ठीक है ना, ये सारी possibilities है. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एक और बात बोली, एंड वन मोर थिंग कि अगर कभी कभी क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम
अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स की वजह से DU की वैल्यू 1 है, तो 1 हाइड्रोजन एटम की वजह से जो DU की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.5. ठीक है, दैट इज 0.5 DU. सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम बात करें, एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग C4H8, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। C4H8 जो है ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से वेरियस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ठीक है। ये तो एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, होने को तो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत वेरिएबल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो देन इन दैट केस हम कैसे उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें? तो करते क्या है, हम पहले DU निकाल करके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या मॉलिक्यूल में रिंग लाइक स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बिकॉज अगर DU 0 हो गया तो इसका मतलब उसमें कोई रिंग नहीं हो सकती, ठीक है। सो DU के वैल्यू से हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है वहां पे पता चलती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे DU C4H8 आया, तो C4H8 के लिए सबसे पहले अगर हम DU की बात करें तो देखो देयर इज अ फॉर्मूला जिससे हम DU कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? अगर आपका इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है, तो इसके लिए हम DU कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे विच इज x+1 माइनस y/2, एंड यहाँ पे x क्या है? x जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एंड y जो है दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और भी एटम्स अगर आप ले आओ, फॉर एग्जांपल हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसके लिए भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट पहले मैं आपको सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए कैसे DU निकालते हैं, आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला वेयर x+1 माइनस y/2, तो यहाँ पे x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और y जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम DU कैलकुलेट करें तो क्या होगा? यहाँ पे 4+1, ठीक है, माइनस 8/2, राइट। सो वी कैन सी ये वैल्यू क्या आई आपकी? DU के लिए क्या आएगा? कितना आएगा? 5 - 4 दैट इज 1। DU की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सो 1 से हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर DU की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो एक डबल बॉन्ड हो इसमें, राइट, या इसमें क्या हो सकता है कि एक रिंग हो सकती है। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं। सो C4H8 से जो आप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो वो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर 4 कार्बन। तो पहले हम स्केलेटन बना लेते हैं। ये 4 कार्बन का स्केलेटन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन का स्केलेटन हो गया, ठीक है, एंड 1 पाई बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो तो यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन हो गए टोटल? 4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8। सो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, 3 2 5। यहाँ पे कितना होगा? 1, और यहाँ पे कितना? 2, तो कितना हो गया? 5, और ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 2 और ले लिया तो 8। सो दैट मीन्स ये C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? मैंने बोला कि पहले आप कार्बन स्केलेटन बना लो, तो आपने ये 4 कार्बन का स्केलेटन बनाया। यू कैन इवन मेक अनदर स्केलेटन। वो दूसरा स्केलेटन आप जो बना सकते हो वो 3 कार्बन का बना दो और 1 कार्बन को साइड चेन में लगा दो। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब डबल बॉन्ड की पोजिशन, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा तो ये ब्यूट-1-ईन होगा। डबल बॉन्ड अगर इन दोनों के बीच में आया तो ये ब्यूट-2-ईन हुआ। सो ऑब्वियसली ब्यूट-1-ईन and but2-ene, these two are different molecules. So इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जब आपने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कार्बन स्केलेटन आपने पेरेंट चेन में 3 कार्बन बनाए, तो अभी आप देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ऑल 3 कार्बन एटम्स आर व्हाट? आइडेंटिकल, है ना। तो आप डबल बॉन्ड चाहे यहाँ पे लगाओ, राइट, या डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, या डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। ये सब कुछ सेम है। क्यों? आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर लो। अगर आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या होगा? 1 2 3, मतलब दिस इज प्रोप, ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। आप नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे? इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे। सो इसका नाम अगर आप देखो तो क्या होगा? दिस इज 2 मिथाइल प्रोप-1-ईन। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल को देखो तो पेरेंट चेन क्या होगी? 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन,
नंबरिंग यहां से कर दी. सो दिस इज अगेन प्रोप, दिस इज 2 मिथाइल प्रोप 1ene. ठीक है. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये देखो तो आप कार्बन की कितने कार्बन की चेन ली, 3 कार्बन की चेन ली, एंड दिस इज 1 2 3. सो दिस इज अगेन 2 मिथाइल प्रोप 1ene. सो दैट मीन्स ये तीनों मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम ही है. तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं पे भी लगाओ, इट विल गिव यू द सेम थिंग, राइट. सो यहाँ से आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल मिला, वो दिस वन, राइट. तो ये हो गया कि जब आपने एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर्स बनाया, तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, जिसमें आप एक डबल बॉन्ड शो कर रहे हो. दूसरी पॉसिबिलिटी C4H8 की क्या हो सकती है, आप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो. सो जब आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग 1 पाई बॉन्ड. ठीक है, 1 पाई बॉन्ड. अब दूसरा स्ट्रक्चर जो हम बना सकते हैं जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखो C4H8 का, दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि आपने C4H8 का एक ये स्ट्रक्चर बना दिया. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और टोटल हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2. सो दिस इज अगेन C4H8 एंड दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट. व्हाट एल्स वी कैन हैव, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है व्हिच इज योर 1 2 3 और ये. अगेन आप देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4. सो देयर आर 4 नंबर ऑफ कार्बन. हाइड्रोजन देखो तो कितने होंगे, यहाँ पे 3 हो गए, 3 यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो कितने हो गए टोटल 8. सो दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग C4H8. सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर जिसमें आपने क्या दिखाया, C4H8 का विच इज हैविंग रिंग. ठीक है. सो DU से हमें ये आइडिया लग गया कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है, इट कैन इवन हैव एसाइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें आप एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है. तो यहाँ पे देखो ना, डबल बॉन्ड आपने सारे स्ट्रक्चर्स में दिखाया है. अगर आप डबल बॉन्ड नहीं दिखाओगे, अगर आप डबल बॉन्ड नहीं दिखाते तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट. देन यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, तो C4H10. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर C4H10. ठीक है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ DU, जिससे हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है और क्या क्या चीजें वहां पे नहीं हो सकती. ठीक है. सो वी गेट द आइडिया एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मेक द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स. अब मैंने आपको बताया कि DU निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं. सो दिस फॉर्मूला वाज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल हैड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. मान लो उसमें दूसरे एटम्स आ जाए, है ना, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या होगा फॉर्मूला. सो लेट्स सी. तो तब हम DU कैसे निकालेंगे. ठीक है. सो देखो DU तब हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको एक जो फॉर्मूला दे रही हूँ, दैट इज if general formula means the molecular formula for the molecule and then DU का formula and then DU का formula. अगर आप डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो इसका मतलब वो C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ये स्ट्रक्चर इस फॉर्मूला का हो ही नहीं सकता. सिंपल सी बात है, वो उस मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको क्या बोला, लेट्स सपोज अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे DU निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे दैट इज x+1 माइनस y/2. अब मान लो उसमें हैलोजेंस आ गए. ठीक है. इफ द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हैविंग हैलोजेंस अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो क्या होगा, CXHY एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग हैलोजन लेट्स सपोज विद Z से रिप्रेजेंट कर दिया. तो अभी आप क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, अभी आप जो फॉर्मूला लगाओगे दैट इज योर x+1 माइनस y+z/2. मतलब आपने हैलोजेंस को क्या किया, हाइड्रोजन में ऐड किया है, आपने हैलोजेंस को हाइड्रोजन में ऐड किया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अच्छा यहाँ पे X स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे X का मतलब क्या हुआ, X किसको डिनोट कर रहा है, हैलोजेंस को, लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मोनोवैलेंट एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली इफ वी हैव अनदर, तो इसमें आपने देखा हैलोजेंस को आपने ऐड किया है हाइड्रोजन में. ठीक है. नाउ इफ वी हैव
CXHY एंड देन इफ वी हैव ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। लेट्स सपोज ऑक्सीजन को हमने ले लिया, पी से रिप्रेजेंट किया, पी से ऑक्सीजन को, नहीं पी से तो फॉस्फोरस भी हो सकता है ना, तो पी से रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट इट विद डी, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डी ले लिया, ठीक है। सो अभी अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को लेते हो तो क्या होगा, द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग द DU इज x+1 माइनस y/2, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, ऑक्सीजन को आपको निग्लेक्ट करना है, ठीक है। ऑक्सीजन इज व्हाट, बाइवैलेंट एटम, ऑक्सीजन की जगह पे अगर सल्फर आ जाए, है ना, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो आपको वो निग्लेक्ट करना है, बाइवैलेंट एटम को आपको निग्लेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक। नाउ इफ यू हैव नाइट्रोजन C6Hy, ठीक है, एंड देन इफ वी हैव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं E से, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए अभी क्या करना है, x+1 माइनस y में अभी नाइट्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस y में नाइट्रोजन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो y-E/2, ठीक है। हैलोजन को आपने क्या किया, ऐड किया हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन को कुछ नहीं किया, एंड देन नाइट्रोजन को क्या किया आपने, नाइट्रोजन को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, हाइड्रोजन से, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। नाउ आई मीन इफ यू हैव नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या जितने भी आपके ट्राईवैलेंट एटम्स या ये नाइट्रोजन ग्रुप वाले, सो इनको क्या कर रहे हो आप, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बाईवैलेंट एटम को क्या किया आपने, नेग्लेक्ट किया है, मोनोवैलेंट एटम्स को आपने क्या किया है, हाइड्रोजन में ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को, एंड z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ हैलोजेंस को, टोटल नंबर ऑफ हैलोजेंस को, एंड your E represents total number of what, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स, ठीक है। या यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब ट्राईवैलेंट बोल दो, नाइट्रोजन इज व्हाट, इट्स अ ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है। डी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, या आप इसको क्या बोल सकते हो, बाईवैलेंट एटम, ठीक है। एंड Z वाज टोटल नंबर ऑफ हैलोजेंस, वो तो हो ही गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि इन जनरल लेट्स सपोज हमें कोई एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज हमें कुछ गिवन है CXHY OD, X stands for halogen, ठीक है, X stands for halogen, and we can have Ne, ठीक है, सल्फर ले लिया which is represented by F, ठीक है, फॉस्फोरस ले लिया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, G से कर रहे हैं, स्मॉल g। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है जिसमें हमारे पास ये सारे एटम्स हैं, एटम्स कौन कौन से हैं, कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन। हैलोजन की जगह पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, इट्स बेटर मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेती हूँ, ठीक है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। सो उसमें ये सारे आपके गिवन एटम्स है एंड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो यहाँ पे आपके सबस्क्रिप्ट में जो गिवन अल्फाबेट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम डी कैसे निकालेंगे, डी हो जाएगा एक्स, कार्बन के लिए क्या करते हैं x+1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे y। नाउ ऑक्सीजन इज अ बाइवैलेंट एटम, तो बाइवैलेंट एटम को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर ये दोनों क्या है, बाइवैलेंट है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इग्नोर कर दिया। ये जो मॉलिक्यूलर आई मीन जो फॉर्मूला है डी के लिए उसमें हमें इनको ना ही ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या गिवन है आपका हैलोजन विच इज अ मोनोवैलेंट एटम, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइड में ऐड करेंगे। तो अभी क्या करेंगे y प्लस क्या हो जाएगा y प्लस z, ठीक है, y प्लस z। देन व्हाट वी हैव आपका नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को अगर देखो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए ट्राइवैलेंट। इन जनरल ना फॉस्फोरस ट्राइवैलेंट ग्रुप में आ जाता है, इसकी जो जनरल वैलेंसी होती है वो क्या होती है 3 होती है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसको हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इट विल बी माइनस ई माइनस जी, माइनस ई माइनस जी डिवाइडेड बाय 2। So this is how we are going to calculate the du for such molecules, ठीक है, ठीक है, du हम इस तरह से निकालेंगे इसमें, ठीक है। नाउ अभी इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज अब हम एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम कैसे स्ट्रक्चर्स को निकालेंगे। सो दैट इज हाउ इफ आई टेक वन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया विच इज C4H10, ठीक है, C4H10, ओके। C4H10 के लिए अगर आप यहाँ पे du निकालो तो du क्या आएगा, C4H10 के लिए क्या आएगा du, du is what 0, 4 + 1 - 10/2, सो du की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो C4H10 एक्चुअली है क्या, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का स्केलेटन आप कैसे बना सकते हो, 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन का स्केलेटन बना दिया, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल है, दूसरा स्केलेटन क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 3 2 5, यहाँ पे 2 7, यहाँ पे 3 10। सो दिस इज C4H10। सिमिलरली आप इसको देख लो तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कार्बन 4 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, 9 हो गए, एक यहाँ 10 हो गया, तो दिस इज C4H10, राइट। सो दिस हाउ वी कैन फाइंड आउट स्ट्रक्चर्स, हमने निकाला, ठीक। अब हम कोई ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट्स सपोज दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने ले लिया C4H6, ठीक है, वी हैव टेकन C4H6। C4H6 के लिए du की वैल्यू कितनी आई, C4H6 के लिए du की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 1 - 6/2। सो व्हाट इज द du वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, आपको du की वैल्यू मिली 2। अब जब du की वैल्यू 2 आई तो इसका मतलब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें हो सकता है 2 डबल बॉन्ड, इसमें हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हो सकता है 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग, है ना, या इसमें क्या हो सकता है 2 रिंग्स हो सकती हैं। सो दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट दिस मॉलिक्यूल कैन हैव, ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखो क्लास, मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि डी के हेल्प से आपको सिर्फ एक क्या बोल सकते हो, आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स
को ड्रॉ करने में मदद मिलती है। आप इससे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का आइडिया इससे थोड़ी ना मिलेगा, स्ट्रक्चर्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपको वो स्ट्रक्चर्स चेक करना ही नहीं है, आपको एल्कीन अल्काइन ये सब पे जाना ही नहीं है। डीयू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसमें कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर कभी नहीं बन सकता, तो आपको वहां पे अननेसेसरली दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप पॉसिबिलिटीज जो कि रूल आउट कर सकते हो, रूल आउट करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज बच गई देन आपको वहां पे कंसिडर करना है, और वो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ड्रॉ करो, चेक करो, इज इट फिटिंग इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, सो यू आर जस्ट गेटिंग दी हेल्प थ्रू दिस कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कर सकते हो, एंड देन रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करके करेक्ट स्ट्रक्चर तक आपको आना है। क्योंकि यहाँ पे तो हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स को ले रहे हैं। व्हाट इफ अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आ जाए, देन कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, देन हाउ टू डू। तो सिर्फ इट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अस, जो कि हमारा टाइम बचाएगा। इट इज हेल्पिंग अस इन रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटीज जहां पे हमें जाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिंग अगर 0 है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर वहां ड्रॉ ही नहीं करना है, या फिर अगर DU1 आ गया तो इसका मतलब वहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी, यहाँ पे C4H6 में हमने देखा कि DU की वैल्यू अगर 2 आई, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे C4H6 विद 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो C4H6 में अगर आप देखो तो 4 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 4 कार्बन के जितने पॉसिबल स्केलेटन्स है वो बना दो। 4 कार्बन का 1 2 3 4, एक तो ये स्ट्रेट चेन पॉसिबल है, 4 कार्बन की एक ये ब्रांच चेन भी पॉसिबल है। पहले मैंने बोला कार्बन का स्केलेटन बनाओ, तो कार्बन के 2 स्केलेटन पॉसिबल है। एनी अदर स्केलेटन पॉसिबल क्लास, कार्बन का कोई ऐसा स्केलेटन पॉसिबल है क्या, इज दिस स्केलेटन पॉसिबल? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या इसमें कोई ऐसा स्केलेटन पॉसिबल है, ये स्केलेटन पॉसिबल है। दिस इज 1 2 3 4, कितने हो गए यहाँ पे टोटल कार्बन, 5, राइट। तो यहाँ पे टोटल कार्बन एटम्स हो गए 5। So we can have the possible carbon skeleton, these two the possible carbon skeleton. अभी जो पहली पॉसिबिलिटी थी जिसमें हमें क्या देखना था, 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब डबल बॉन्ड हमें 2 लगाने हैं, तो 2 डबल बॉन्ड्स हम कैसे लगा सकते हैं। वन इज कि इसकी पोजीशन यहाँ पे लगा दो, दूसरा यहाँ लगा दो, एक पॉसिबिलिटी ये आई। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी जहां पे हम 2 डबल बॉन्ड्स लगा सकते हैं? बिल्कुल, वो पॉसिबिलिटी क्या है, 4 कार्बन का स्केलेटन जो हमने स्ट्रेट चेन बनाया था। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। सो आप अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का नॉमेनक्लेचर करो तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्यूटा 1 2 डाइईन, और अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या होगा, ब्यूटा 1 3 डाइईन। दिस इज योर ब्यूटा 1 2 डाइईन, और अगर आप इसको देखो तो दिस इज ब्यूटा 1 3 डाइईन। सो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, एनी अदर पॉसिबिलिटी, ये जो कार्बन स्केलेटन जिसको हमने स्ट्रेट चेन में ड्रॉ किया था, इसमें डबल बॉन्ड्स की पोजीशन कुछ और है क्या, हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट। इसमें 2 डबल बॉन्ड्स की कुछ और पोजीशन नहीं हो सकती। नाउ मूविंग ऑन टू दिस कार्बन स्केलेटन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आप कहाँ लगाओगे, आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाओ। 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या इसमें? पहली चीज, एक डबल बॉन्ड अगर आपने यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, इज दिस स्ट्रक्चर पॉसिबल? पहला क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? 2 डबल बॉन्ड्स आने चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन यहाँ पे पेंटावैलेंट हो गया। इज इट पॉसिबल कि कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएं? सो दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर गलत है, तो यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकता। सो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड्स में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, विच इज ब्यूटा 1 2 डाइईन एंड ब्यूटा 1 3 डाइईन, C4H6 का। कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो C4H6 में 2 डबल बॉन्ड्स वाले में 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
नाउ कमिंग टू जिसमें आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या होगा, अगेन 4 कार्बन का मतलब मैंने कार्बन स्केलेटन बना दी, 2 स्केलेटन पॉसिबल है यहाँ पे, 2 स्केलेटन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ पे बना सकते हो, या तो यहाँ बना दो, ठीक है। एनी अदर पोजिशन पॉसिबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एनी अदर पोजिशन पॉसिबल, यस, यहाँ पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस इज योर ब्यूट 1 आइन, क्या हो जाएगा ये, ब्यूट 1 आइन। और अगर आप इसको देखो तो ये क्या होगा, ब्यूट 2 आइन। नॉमेनक्लेचर का फायदा है ना, अभी हम फटाफट कर ले रहे हैं। ब्यूट 1 आइन, दिस इज ब्यूट 2 आइन। एनी अदर पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ लगा दूं, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। अगेन दिस इज ब्यूट 1 आइन ओनली, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ब्यूट 1 आइन ही है वो। फिर जब हमने कार्बन का स्केलेटन ऐसे ब्रांच्ड वाला बनाया, तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड लगा के देख लें। अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, इज दिस स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, ये स्ट्रक्चर फिर से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, अगेन आप देखो कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, अगेन इट इज बिकमिंग पेंटावैलेंट, सो पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 2 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, व्हिच इज गिविंग अस ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। नाउ लेट अस सी अनदर पॉसिबिलिटी, जो कि क्या है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग वाली, ठीक है, एक डबल बॉन्ड एंड एक रिंग वाली। नाउ लेट अस सी C4H8 का, जिसमें तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग वाली। मतलब नाउ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज गोइंग टू हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब अभी हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग होनी चाहिए। तो 4 कार्बन की कैसी कैसी रिंग्स पॉसिबल है, एक तो ये रिंग पॉसिबल है, ठीक है, ठीक। देन अनदर रिंग विच इज पॉसिबल इज 3 कार्बन 3 मेंबर्ड रिंग बना के एक कार्बन, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 रखने हैं, और 4 कार्बन के कौन कौन से रिंग्स पॉसिबल है। सो दीज 2 आर द रिंग्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C4H8, मतलब यहाँ पे कार्बन आप देखो तो 4 ही हैं, बट हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। तो अब अगर आप इसको देखो तो हाइड्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं, 2 4 6 8, ठीक है। सॉरी C4H6 है ना, स्टार्ट हमने C4H6 से किया था, इट शुड बी C4H6, इसको H6 ले लो, ये C4H6 था। और अगर आप ये देखो तो ये 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। तो होगा क्या, यहाँ पे रिंग के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, तो आप पाई बॉन्ड कहीं पे भी लगा दो। अभी आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4 एक्सक्यूज मी, सो द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर क्या है, 6 हो गए। सो दिस इज C4H6, ठीक। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड आ गया। नाउ अभी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, जिसमें मैंने 3 मेंबर्ड रिंग बना दी, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन अभी भी 4 रखे हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट होना चाहिए। अभी इसमें एक और क्या होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक डबल बॉन्ड कहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक यहाँ लगा दिया। एनी अदर पॉसिबिलिटी, एनी अदर पॉसिबिलिटी, यस, वो क्या है, अगर डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा दें, एनी अदर पॉसिबिलिटी, यस, अगर हम डबल बॉन्ड कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। नाउ टेल मी, क्या ये तीनों मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाया है ना, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होना चाहिए, इसका नंबरिंग जब आप करोगे तो 1 2 3, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 3 मिथाइल प्रोपवानीन। इसका नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3, तो ये क्या होगा, 1 मिथाइल प्रोपवानीन। इसका नंबरिंग करो, इसका नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, बोलो, ये क्या होगा इसमें नंबरिंग आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली यहां से करोगे,
है ना, दिस इज गोइंग टू बी दी योर मेन चेन, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका मेन चेन होगा बाहर वाला, ठीक है। और आप देखो तो उसकी कितनी वैलेंसीज फ्री है, वहां पे 2 वैलेंसीज फ्री है, ठीक है। सो आपने नंबरिंग यहाँ से करी। सो ओवरऑल दीज थ्री आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग में आपकी ये 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग में? नहीं, इसमें आप डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इट विल गिव यू द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। सो these are the number of structures that we can get for C4H6 molecular formula, ठीक है। और जिसमें आपका क्या देख रहे हो कि एक डबल बॉन्ड एक रिंग है। अनदर पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव इज DU2 के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 रिंग्स हो। अब देखो 2 रिंग्स के लिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 2 रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होने चाहिए, 4। अब देखो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, दैट मींस इसमें 2 रिंग्स आ गई। इट्स अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें आपकी क्या प्रेजेंट है, 2 रिंग्स प्रेजेंट है। एंड अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, 2 4 5 6। सो दिस इज अगेन C4H6 जिसमें 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यही चीज मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको 4 चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने लिया था, एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जहाँ पे DU की वैल्यू लाइक वेयर वी हैड दिस थिंग, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब DU की वैल्यू 2 थी, है ना, तो 2 रिंग्स भी पॉसिबल हो सकती हैं। बट 3 यहाँ पे कार्बन थे तो 3 कार्बन में 2 रिंग्स पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। सो आई सेड कि आपको नंबर ऑफ कार्बन वहां पे ज्यादा चाहिए होंगे। सो वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी आपकी 2 रिंग्स पॉसिबल है। इट्स अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। C4H10O, C4H10O is the molecular formula that is given to us, और हमें इसके प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आने से हमें ये चीज पता है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है। दिस मॉलिक्यूल कैन बी योर अल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, ईथर, ठीक। So these are the various functional groups that we can have if there is one oxygen. कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मिनिमम 2 ऑक्सीजन चाहिए। एस्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मिनिमम 2 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। एनहाइड्राइड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मिनिमम 3 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। सो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स तो पहले ही रूल आउट हो गए, क्यों, क्योंकि उनके लिए मिनिमम 2 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे अगर 1 ऑक्सीजन है तो इट मीन्स दैट 1 ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे DU निकाल लेते हैं। अगर आप इसका DU निकालोगे तो क्या आएगा, 4 + 1 - 10/2। तो DU की वैल्यू अगर इतनी आई, ठीक है, तो DU कितना आया, 0 आया, DU 0 आया। अब मुझे ये बताओ, एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड तो होना जरूरी है ना। अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसमें एक पाई बॉन्ड मिनिमम तो होगा ही। तो इसका मतलब अगर उसमें एक पाई बॉन्ड है तो DU की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, DU की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, राइट। सो इसका मतलब अगर DU 0 है तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स तो नहीं हो सकते। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DU कि DU से हमें ये पॉसिबिलिटी, हमें ये पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स पे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। वी डोंट नीड टू चेक द स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन,
ठीक है ना, समझ में आया। तो DU0 से हमें ये पता चल गया कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन तो नहीं हो सकता। अल्कोहल में, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं होता है, ना ही ईथर में होता है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबली ये दोनों आपके इसके स्ट्रक्चर्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब हम वो चेक करके देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है ना, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं C4H10O, ठीक है, तो देखो C4H10O में सबसे पहले मैं अल्कोहल वाले स्ट्रक्चर्स अगर इसके ड्रॉ करूं तो 4 कार्बन, तो पहले तो मैं 4 कार्बन का स्केलेटन बना देती हूँ, 1 2 3 4। एक स्केलेटन ये पॉसिबल है 4 कार्बन का, एक ब्रांचिंग वाला स्केलेटन पॉसिबल है, बना दिया, इसके स्केलेटन्स बन गया। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लगा दिया OH के फॉर्म में, अल्कोहल के फॉर्म में लिख रही हूँ। आप इसका एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना, 3 यहाँ पे हो गए, 2 3 2 5, यहाँ पे हो गए 2 7, यहाँ पे हो गए 2 9 और 1 हाइड्रोजन ये 10। सो दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन 1। सो दिस इज ऑब्वियसली C4H10O को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। और क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, आप OH की पोजीशन चेंज करो। सो दिस इज अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर। ये आपका क्या हो गया, ये ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। सो दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल। और ये क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। एनी अदर स्ट्रक्चर पॉसिबल, अगर हम OH यहाँ लगा दें, OH अगर आप यहाँ लगाओगे तो क्या वो नया स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगेन वो क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल होगा, राइट, आइडेंटिकल। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब इसके बाद आप देखो और क्या क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है। आप OH यहाँ पे यहाँ लगा दो, दिस इज वन स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल, राइट। और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, OH की पोजीशन देखो, क्लास जरा ध्यान से देखना, ये तीनों कार्बन्स तो बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, ये आइडेंटिकल कार्बन्स थे, तो चाहे आप OH को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, इट विल गिव यू द सेम थिंग। सो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम OH को कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। सो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सो दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर आल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो दैट मीन्स अल्कोहल में आपको इतने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल गए। एनी अदर स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल फॉर अल्कोहल, कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या अल्कोहल के लिए, नहीं है, ठीक है, कोई और स्ट्रक्चर अल्कोहल के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका ईथर के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ईथर के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना। अब हमें पता है कि ईथर में क्या होता है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक तरफ मैंने एक कार्बन रखा और रिमेनिंग तीन कार्बन मैंने इस तरफ रख दिया। कैन यू ऑल डू दी नॉमेनक्लेचर फॉर दिस वन, ये इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो आप लोग, बताओ, मैंने ईथर के लिए नॉमेनक्लेचर सिखाया है। दिस इज 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 1 मीथॉक्सी, 1 मीथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। कोई डाउट किसी को, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया है, 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द रूल्स हाउ टू डू द नॉमेनक्लेचर, फटाफट कर दिया है ना, ठीक। दिस इज 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। एनी अदर स्ट्रक्चर पॉसिबल, एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चलिए। कैन यू ऑल डू द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, 1 2 3, ये मॉलिक्यूल हो गया 2 methoxy propane. So these two are different molecules. एक है आपका 1 methoxy propane और दूसरा है आपका 2 methoxy propane, and these two are completely different molecules.
इनफैक्ट आगे चल के आइसोमेरिज्म में मैं आपको बताऊंगी दैट दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स है। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, बाद में आगे मैं आपको एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेके आऊंगी एंड देन आई विल टेल यू दैट दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वन इज 1 methoxypropane, द अदर वन इज 2 methoxypropane। ठीक है, ईथर का कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? यस, और कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ मैंने दो दो कार्बन ले लिए, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने रखने हैं? 4 ही रखने हैं। आप हाइड्रोजन कहीं पे भी चेक कर लो 10 ही होंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 2 5 5 2 7, यहाँ 3 10, सो दिस इज C4H10O। सिमिलरली आप यहाँ देखो 3, यहाँ पे कितना है आपका 1, 4 हो गया, यहाँ पे कितना है 3, 7 हो गया, यहाँ पे कितना है 3, मतलब 10 हो गया, C4H10O। आप इसको भी चेक कर लो, इस मॉलिक्यूल को भी अगर आप चेक करो तो दिस इज योर, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 5, यहाँ पे 2 7, यहाँ पे 3 10, सो दिस इज अगेन C4H10O एंड द IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी, IUPAC क्या हो जाएगा इसका, ये क्या होगा 1 ethoxy इथेन। आप 1 को ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, otherwise this is 1 ethoxy ethane। so these are the various structures possible for C4H10O। एक तो सारे अल्कोहल वाले स्ट्रक्चर्स, दूसरे सारे ईथर वाले। और एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें मिनिमम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊं, टोटल कार्बन कितने ले लिए मैंने? 4, 1 2 3 4, और ये एल्डिहाइड बना दिया। अभी जरा आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, कभी भी ये C4H10O नहीं होगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे टोटल कार्बन तो कितने हो गए? 4 हो गए, बट हाइड्रोजन देखो 3 2 5 5 2 7 और एक ये, तो मतलब ये C4H8O है, दिस इज नॉट C4H10O, है ना? तो ये क्या है? इसका मतलब DU0 से आपको ये हेल्प मिल गई कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना। Let's suppose if molecule is given which is C3H6O, ठीक है, C3H6O। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या निकाल लो? DU निकाल लो। और अगर हमने इसका DU निकाला तो DU की वैल्यू कितनी आई? 3 + 1 - 6/2। सो व्हाट इज द DU वैल्यू दैट यू आर गेटिंग? 1। और अब आपको, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या बता रहा है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं? यू कैन हैव व्हाट, आपके पास क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है। नाउ सिंस DU वैल्यू इज 1, तो इसका मतलब इसमें अब आपका एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में मिनिमम DU वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, बिकॉज उस फंक्शनल ग्रुप में ही एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है कि आपका क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, देन व्हाट यू कैन हैव अल्कोहल अगर है, तो अल्कोहल तो DU को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट 1 DU का मतलब वहां पे एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी हो सकती है, तो अल्कोहल + 1 पाई बॉन्ड हो जाए वहां पे। एल्डिहाइड इटसेल्फ सेटिस्फाइड DU1, एल्डिहाइड खुद एक DU1 को सेटिस्फाई क्यों कर रहा है? क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में ही एक पाई बॉन्ड होता है जो इस DU1 को सेटिस्फाई कर रहा है। कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में ही एक पाई बॉन्ड होता है जो इस DU1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, बट जो मॉलिक्यूल है कार्बन स्केलेटन में तो डबल बॉन्ड हो सकता है ना, सो दैट मींस अल्कोहल के साथ एक पाई बॉन्ड हो जाए कार्बन स्केलेटन में, या अल्कोहल के साथ साथ एक रिंग हो जाए। इसका मतलब आई एम सेइंग कि कोई साइक्लिक अल्कोहल, दिस सजेस्ट कि साइक्लिक अल्कोहल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, है ना? सिमिलरली अगर हम ईथर की बात करें, ठीक है, तो ईथर इसमें क्या हो सकता है? ईथर फंक्शनल ग्रुप तो पाई बॉन्ड को या DU1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ईथर के साथ साथ जो कार्बन स्केलेटन है उसमें पाई बॉन्ड तो हो ही सकता है ना। ठीक, सिमिलरली अगर ईथर कोई साइक्लिक ईथर हो, मतलब जिसमें रिंग आ जाए, तो ईथर प्लस एक रिंग तो हो ही सकती है ना। सो दिस इज सजेस्टिंग कि उसमें क्या हो जाए? साइक्लिक ईथर का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन ड्रॉ एंड चेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अभी मैं सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एवरी पॉसिबल स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ बना के दिखा देती हूँ फटाफट कि अगर हम एल्डिहाइड देखते हैं C3H6O में, which is having like 3 carbons, 6 hydrogen and 1 oxygen and having the aldehyde group, तो कैसे बना सकते हैं? 3 कार्बन बना दिया मैंने, अब एल्डिहाइड बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, C डबल बॉन्ड OH। अब आप इसका जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, टोटल कार्बन्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3 टोटल कार्बन्स दिख रहे हैं। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितने हो गए? 6। सो दिस इज C3H6O है ना, और एक ऑक्सीजन C3H6O। सो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फिट कर रहा है, एल्डिहाइड आ गया। और इसमें एक ही एल्डिहाइड पॉसिबल है, दूसरा एल्डिहाइड पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अभी अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कीटोन की बात करते हैं। कीटोन, तो कीटोन क्या बना सकते हैं? कार्बन्स कितने रखे? हमने 3 रखे, और कीटोन हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O हमेशा बीच में होगा, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन्स होने चाहिए। और अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 6 हो गया। सो दिस इज C3H6O। सो अगेन दिस इज कीटोन, कीटोन भी सही है, बिल्कुल कीटोन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन हैव इज, नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास? अल्कोहल प्लस 1 पाई बॉन्ड, मतलब OH हो और उसके साथ साथ कार्बन की स्केलेटन में पाई बॉन्ड हो, ठीक है। सो वी कैन हैव अनसैचुरेटेड अल्कोहल, जिसको मैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल लिख देती हूँ। अनसैचुरेटेड, सॉरी नॉट अनसैचुरेटेड, हाँ बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, मतलब कार्बन स्केलेटन में बोल सकते हैं ना। सो यू कैन कॉल इट टू बी एज अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अल्कोहल प्लस 1 पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? पहले तो 3 कार्बन बना दिया, अंदर एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप OH लगा दो, फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया, तो आप OH कहाँ लगा सकते हो? आप OH एक यहाँ लगा सकते हो पोजीशन, दूसरा OH आप कहाँ लगा सकते हो? यू कैन इवन प्लेस OH हियर। एक और पॉसिबल होगा, क्या पॉसिबल होगा? आप OH यहाँ लगा दो। सो दीज आर दी वेरियस पॉसिबिलिटीज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही आ रहा है नहीं आ रहा। सो कितने कार्बन है? 1 2 3। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे कितना है? 1। सो 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे कितना है? 1 5 हो गया। यहाँ पे कितना है? 1 6। सो टोटल 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? This is prop 1 in 1 all. This is prop 1 in 2 all. This is your prop 2 in 1 all. This is prop 2 in 1 all. तो ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल को देखो तो साइक्लिक अल्कोहल में क्या हो जाएगा? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। साइक्लिक अल्कोहल में क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? 3 कार्बन की रिंग बना दो, 3 कार्बन की रिंग बना दी, 3 कार्बन की रिंग बना दी, और अभी क्या लगाना है? OH लगाना है। सो कहीं पे भी लगाओ OH, आइदर यू प्लेस हाइड्रोजन ऑन OH ऑन दिस कार्बन और दिस कार्बन, ठीक है। सो ये क्या हो गया? दिस इज साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। एनी अदर पॉसिबिलिटी? साइक्लिक अल्कोहल में कोई और पॉसिबिलिटी है? ओके, सो दी क्वेश्चन इज कि साइक्लिक अल्कोहल में सिर्फ हमें एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल रहा है। एनी अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर साइक्लिक अल्कोहल? नो, वी कैन नॉट हैव एनी अदर स्ट्रक्चर फॉर साइक्लिक अल्कोहल, है ना।
तीन तीन ही कार्बन है और तीन कार्बन की एक ही रिंग पॉसिबल है, और OH की पोजीशन आप कहीं पे भी लगाओ क्या होगा, इट विल बी सेम, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, am I audible class? Okay. So ether प्लस 1 पाई बॉन्ड वाले सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करें तो कार्बन, आई मीन तीन ही कार्बन है हमारे पास, तीन कार्बन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन रखना है, तो एक तरफ एक कार्बन रखो और एक तरफ दो कार्बन रखे। एंड du अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब इट हैज टू हैव 1 पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड आप कहाँ रख सकते हो, ऑब्वियसली सिर्फ इसी कार्बन के बीच में रख सकते हो। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी ईथर के लिए। ठीक है, ईथर के लिए ये एक पॉसिबिलिटी आई। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या ईथर में, हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, है ना। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो ये गलत है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये गलत हो गया, दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज वन पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर ईथर, जिसमें हमने क्या देखा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 ऑक्सीजन। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 3 और 1 4 हो गए, यहाँ पे 2, सो दिस इज C3H6O, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फिट कर रहा है, सही है। नाउ द लास्ट पॉसिबिलिटी वाज, जहां पे हम क्या देख सकते हैं, साइक्लिक ईथर। अब देखो साइक्लिक ईथर बनाना तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, ऑक्सीजन दोनों तरफ किससे कनेक्टेड होना चाहिए, कार्बन से, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मैंने बोले यहाँ पे 3। तो देखो नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कितने कार्बन है क्लास, 1 2 3, एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन चेक करो कितने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सो अगेन इट इज C3H6O, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, एनी अदर पॉसिबिलिटी फॉर ईथर, साइक्लिक ईथर? साइक्लिक ईथर के लिए कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, कौन सी है वो, जरा देखिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है या डिफरेंट है? और ये चीज आप कंफर्म कर सकते हो बाय डूइंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर। जरा आप इन दोनों का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना। वैसे तो आपको स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों अलग हैं, एक में 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, एक में 4 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, बट देन IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह के आइसोमर्स हैं, और यही सेम एग्जाम्पल हम आइसोमेरिज्म में करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स का। ठीक है, एंड वी विल स्टडी ईच टाइप ऑफ आइसोमर्स, देन वहां पे मैं वहां पे क्लासिफाई करूंगी कि ये दोनों आपस में किस तरह के आइसोमर्स है। बट बिफोर दैट you all try to do the IUPAC nomenclature of this molecule. So this molecule is what? ये क्या हो गया आपका 1 2 3, this is your 1 3 epoxy propane, और ये क्या होगा 1 2 3, this is 1 2 epoxy propane। और यही चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि ये किस तरह के आइसोमर्स होते हैं आपस में। फिलहाल तो अभी आपको ये मैंने इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दिए। एंड इस मॉलिक्यूल में आपको एक रिंग दिख रही है ना, तो रिंग के लिए DU1, इसमें भी आपको एक रिंग दिख रही है तो DU, इसके लिए DU1, इसमें एक पाई बॉन्ड दिख रहा है इसलिए इस मॉलिक्यूल का DU1 आया था, राइट। एंड सो वी हैव गॉट ऑल द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल of the molecular formula C3H6O. So let us take another example, which is the molecular formula C8H10. CH10, और एक्चुअली मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ओनली बेंजीन रिंग containing structures you have to draw.
क्योंकि इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन तो सकते हैं, बट मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ बेंजीन रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाने। अगर आप इसका डी निकालोगे ना, इफ यू फाइंड आउट द डी वैल्यू, तो डी उसका कितना आएगा, 8+1 -10/2, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, बट मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिसमें बेंजीन आ जाए। ठीक है, तो चलिए वैसे स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। पहले तो आप बेंजीन अगर बना दो, तो देखो जरा ध्यान से, बेंजीन का स्ट्रक्चर देख करके आप मुझे बताओ इसके लिए डी वैल्यू कितनी आनी चाहिए फॉर दिस मॉलिक्यूल। एक रिंग दिख रही है आपको और 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड्स। सो एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब, एक रिंग के लिए DU1 होता है और एक पाई बॉन्ड के लिए DU1 होता है, तो एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे DU कितना आ गया, 4 आएगा। तो बेंजीन का खुद का DU कितना हो जाता है, 4 आ जाता है। बट हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, वो जरा आप ध्यान से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। सो इसमें 8 कार्बन है और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। सो इसका मतलब अभी आपको एडिशनल 2 कार्बन को और एडजस्ट करना है, एंड DU4 जो आ रहा है वो तो बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में ही सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, जो DU4 है वो बेंजीन के ही स्ट्रक्चर्स से पूरा हो जा रहा है। नाउ व्हाट ऑल स्ट्रक्चर्स वी कैन ड्रॉ, अभी हम क्या क्या स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 और कार्बन को एडजस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, CH2CH3 ये लगा दिया। अभी अभी आप जरा देखो, तो टोटल कार्बन आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, आई मीन यहाँ पे कितने हो गए टोटल कार्बन, 6 7 8, तो 8 कार्बन आपको दिख गए। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 और 2 5, यहाँ पे एक भी नहीं है, 6 7 8 9 10। सो दिस इज C8H10, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही है। व्हाट अदर स्ट्रक्चर वी कैन ड्रॉ, कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बताइए। यस, बेंजीन रिंग तो होना चाहिए, बना दिया। अभी 2 और कार्बन को एडजस्ट करना है, तो वो 2 और कार्बन हम कैसे बना सकते हैं, CH3CH3 अलग अलग लगा दिया। अभी आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, तो टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, 8। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 और 3 6, 7 8 9 10। सो दिस इज द ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। हम क्या बना सकते हैं, मेटा भी बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, पैरा भी बना सकते हैं। एनीथिंग एल्स पॉसिबल, और कुछ पॉसिबल है क्या, और सो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स, एंड आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स जिसका आपको DU निकालना है एक्चुअली। ठीक है, आई एम गिविंग यू सर्टेन मॉलिक्यूल्स, यू हैव टू फाइंड आउट द DU वैल्यू। ठीक है सो दीज आर द वेरियस मॉलिक्यूल्स दैट आई एम गिविंग यू, और आपको क्या निकालना है, इनकी DU वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
होगा. So applying the formula like x plus 1 minus y by 2 or y minus number of halogens, sorry, y minus number of nitrogen या phosphorus या halogens को ऐड करते हैं तो वो फॉर्मूला लगा करके क्या होगा, बहुत ही टाइम टेकिंग होगा. स्ट्रक्चर को देख करके फटाफट हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. इस मॉलिक्यूल में देखो क्या कोई डबल बॉन्ड है या कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं है ना. तो इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड, आई मीन देयर इज नो पाई बॉन्ड, देयर इज नीदर अ पाई बॉन्ड नॉर अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके लिए सीधा सीधा डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सीधा सीधा डी क्या हो गया, जीरो हो गया. ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, दो पाई बॉन्ड. दो पाई बॉन्ड का मतलब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी. ठीक है, दो पाई बॉन्ड का मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई. यहाँ देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, दो पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, सॉरी एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी. अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल को. इस मॉलिक्यूल का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगाऊंगी. क्यों लगा रही हूँ जरा ध्यान से देखना. इसमें मैं अगर लगाऊं x प्लस 1 माइनस वाई बाई 2 वाला फॉर्मूला, ऑक्सीजन को तो निग्लेक्ट करते हैं ना, बताया है मैंने. तो आप इसके हिसाब से जरा चेक करो तो क्या आएगा. यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो. हाइड्रोजन चेक करो तो कितना है, तीन. तीन हाइड्रोजन है ना, एक दो तीन. तो उस हिसाब से कितना आएगा, 3 प्लस 1 माइनस, राइट, ऑक्सीजन कार्बन, सॉरी कार्बन कितने हैं, दो है ना, दो कार्बन है, कार्बन तो दो ही है. सो दिस इज कमिंग योर 2 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने, तीन है, तीन मतलब 3/2. सो कितना आ गया इसका, 3 माइनस 3/2 कितना आएगा आंसर, बताइए आप लोग. 1.5 आया या 3/2 आया, 1.5 आया. अब जरा देखो इसका डी 1.5 आ रहा है, और अगर मैंने इसको सिंपली स्ट्रक्चर के हिसाब से निकाला होता, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड दिख रहा है तो हम डी निकालते 1, बट यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से डी कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है. ऐसा क्यों है क्लास, जरा ध्यान से देखो. ऊपर वाले मॉलिक्यूल को देखो, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं तो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में हमने एक हाइड्रोजन को निकाला है, तभी तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन गया ना. आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में आपने एक हाइड्रोजन को निकाला है. ठीक है, इफ यू ऑल रिमेंबर तो मैंने लिखवाया था deficiency of one hydrogen atom is equal to 0.5 du. Remember, deficiency of one hydrogen atom is equal to 0.5 du. This was the point. आ गया, ये आ गया. deficiency of one hydrogen atom is equal to 0.5 du. अब देखो, जब भी आपका कोई अनायन है या कटायन है, तो अनायन और कटायन को बनाने में आपने क्या किया होगा, हाइड्रोजन रिमूव किया होगा ना. अगर आप अनायन बना रहे हो तो आपने H प्लस रिमूव किया, अगर आपने अनायन बनाया तो आपने H प्लस रिमूव किया, अगर आप कटायन बनाते हो तो आप H माइनस रिमूव करते हो. सो इसका मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक लाने में एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव किया. सो यहाँ पे एक्चुअली इस नेगेटिव के लिए भी आप 0.5 DU लोगे. सो अब इस स्ट्रक्चर में देखो, इस पाई बॉन्ड के लिए DU आपने लिया एक, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए DU कितना लिया, 0.5. तो देयरफॉर इसका DU कितना आएगा, 1.5 आएगा. इज दैट क्लियर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होगा, DU निकालिए. एक ये रिंग हो गई, एक रिंग ये हो गई, दो रिंग्स हो गई, दो रिंग्स. अभी पाई बॉन्ड्स देखो, 1 2 3 4, मतलब इसमें दो रिंग्स और 4 पाई बॉन्ड हो गए. तो DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. ठीक है, DU की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई. ठीक है, is that clear? So for this molecule the DU value is what, 6. Anyone any doubt? दो रिंग्स हो गई और 4 पाई बॉन्ड्स हो गए. इसमें कितना आएगा आपका DU की वैल्यू. देयर आर हाउ मेनी रिंग्स, 3 रिंग्स, 1 2 3 रिंग. 3 रिंग के लिए DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक है, नाउ फॉर दिस मॉलिक्यूल, अब बताओ ये क्या है, कटायन है, ये कटायन है. तो यहां तक आने में अगर आप इसका x प्लस 1 माइनस वाई बाई 2 से निकालो,
सो जरा निकालो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू निकालो। ये देखो, इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने में आपने एक्चुअली किया क्या है, बॉन्ड हेट्रोलिटिकली तोड़ा है। इस तरह से आपने हाइड्रोजन को H माइनस के फॉर्म में निकाला बाहर और आपको ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। सो दिस इज एक्चुअली cation which is being formed by the removal of one hydrogen। एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और एक हाइड्रोजन के लिए ड्यू कितना होता है 0.5। सो जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बन रहा है इसका मतलब आप एक हाइड्रोजन हटा रहे हो, सो ड्यू कितना हो जाएगा 0.5। इज दैट क्लियर? Now if I take another molecule which is, चलो अब मुझे ये बता दो, लेट्स सपोज अगर ये मॉलिक्यूल गिवन है तो इसके लिए ड्यू कितना हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड और 2 नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने कितना बोला था 0.5, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 0.5 राइट। और एक रिंग है, इसमें एक रिंग भी है, तो ये क्या होगा 1, इसके लिए क्या होगा 2 इंटू 0.5 और इसके लिए क्या होगा 1, तो डी यू की वैल्यू कितनी आई 3 आ जाएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, नाउ सिमिलरली इफ यू हैव, मान लो आई एम टेकिंग अ स्पेशल केस, ठीक है, तो अब आप इसको बताओ, ये मॉलिक्यूल जो है दिस इज कॉल्ड एज क्यूबेन, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका x प्लस 1 माइनस y/2 से जब आप निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, जरा ट्राई करना, x प्लस 1 माइनस y/2 से निकालो। दिस मॉलिक्यूल इज C8H8, 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन है इसमें, सो इट विल बी 5 प्लस 1 माइनस 8/2, कितना आया, मैंने 5 क्यों लिया है, 8 लेना है ना मुझे, यहाँ पे गलत ले लिया है, 8 प्लस 1। ठीक है, सो डी यू वाली कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, 5 आ गई। नाउ अब देखो, अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करके किया होता तो आपको कुछ और ही आंसर आता, एक रिंग इसको मानते, एक इसको मानते, एक इसको मानते, एक इसको मानते, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फेसेस, मतलब जो फेस है ये दिस वन, टोटल नंबर ऑफ फेसेस अगर आप रिंग, इसको रिंग मान के अगर आप लेते 1 2 3 4 5 एंड देन ये नीचे वाला 6, तो आप ऐसे 6 निकालते, बट देन फॉर्मूला से कितना आ रहा है 5 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन से कि अगर आपका कोई 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो 3D स्ट्रक्चर के लिए ट्रिक, आई मीन डी कैसे निकालोगे, डी यू विल फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फेसेस -1। इसके टोटल फेसेस समझ रहे हो, इस पार्ट को एक फेस बोलते हैं, जैसे हमारे रूम्स में दीवार होती है ना, क्यूब में फेसेस होते हैं ना, दीवार जो होती है, सो दिस इज 1 फेस, दिस इज सेकंड फेस, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया एंड देन सिक्स्थ हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6 -1, तो इसकी डी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। सो रिमेंबर दैट। So we'll be continuing with the concepts of isomers in the next lecture, right? Right from the beginning itself, what are isomers, what are the classification of isomers and everything. ठीक है?